अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कराची का दौरा किया, वहां पे वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात हुई और उसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात हुई। इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ आज आपको पता है कि हमने ये खबर भी सुनी कि अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इकॉनमी के हवाले से ये किस किस्म की खबरें हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं क्या वो इस मौके पर एक दूसरे का साथ देंगी या एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला एक दफ़ा फिर खबरों में आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नोटिस जारी किया है, कोई इतराज़ात लगाए हैं इलेक्शंस के ऊपर, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो केस चल रहा है उसकी समाअत हुई और अब ये मामला जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को वापस भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर एतराज़ उठाया गया पटिशनर की जानिब से, एक पटिशनर की जानिब से कि ये जो मामला है ये 9 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो खुद एक सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग हैं, उनके बेटे इस वक्त फ़ौजी अदालत की तहवील में हैं, उनका वहाँ पे मुकदमा चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वो मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की। इस सारे मामले को किस तरफ वो जाता हुआ देख रहे हैं, उनका तजर्बा क्या है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये सर आपका भी। अच्छा सर, ये फौजी अदालतों का जो सारा मामला है उसके ऊपर ऑब्वियसली मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, आपका अपना ताल्लुक भी मीडिया से है, लेकिन आपके लिए ये एक पर्सनल मैटर भी है। आज भी वहाँ पे हमने देखा कि अब ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसको भेज दिया गया है। तो आज की जो समाअत हुई है उससे आप मुतमईन हैं? अतर मैं क्या कह सकता हूँ, इट्स ए सैड स्टोरी। पहली बात तो यह है कि मेरे रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ग्रीवेंसेज हैं इस इशू के ऊपर। अब यार है कि मेरी उम्र जो है सारी मतलब कि 70 साल में से मेरे को तकरीबन 55 साल या 52 साल या 51 साल मेरे एक्टिविस्ट गुजरे हैं। और जो मैं एक्टिविस्ट रहा है, आइडियलिज्म के साथ बड़ा हुआ है। आइन बना तो यकीन जानो कि आप तस्वर नहीं कर सकते कि हम कहाँ पे पहुंचे थे कि यार पाकिस्तान जो है ना अब तो 7वें आसमान को छूने पे है। कितना बदकिस्मत पाक मुल्क है कि जहां पे जो रियासत है, जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, मुमलकत खुदादाद इस्लामिया है, वो ये समझती है कि आइन, कानून, अदालती निज़ाम या जो भी आगे उसके कानून की जुज़वियात है, CPRC वगैरह, वो उनको इंसाफ देने से काफिर है। चुनाचे 70 साल से और हमेशा मावराए आइन, मावराए कानून, मावराए अदालती निज़ाम, मावराए सब कुछ जो है वो अपने आप को इंसाफ दिलाते हैं। फिर इंसाफ दिलाने के लिए उनको पता है कि सच बोले, बेशक वो हक पे भी हो, सच बोले तो इंसाफ नहीं मिलता। क्या इससे ज्यादा इस मुल्क के ऊपर क़यामत खेजी क्या होगी और क्या क्या तकलीफ दे मंजर होगा। यही कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अब आप मुझे बताएं कि अब मैं आपको थोड़ा सा आप मीडिया आप अपने बेटे के हवाले से भी बताएं जिसका जिक्र आज आपने सुप्रीम कोर्ट में भी किया कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे। मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब आप देख लें, मैं ये अगला मेरा वही स्टेप था। ये मैं आपको थोड़ा सा 2 बैकग्राउंड बताया कि ये सारी बातें इसी पराए में आती, मेरा बेटा भी आता है। अब चलो उन्होंने जनाब एक 9 मई का वाक़या हो गया, मैं उसको जाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादती हुई। कभी भी इस तरह के वाक़यात किसी तरीके से भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास सारे एहतजाज की गुंजाइश के बावजूद आप अब इसलिए उसको कोई ओन नहीं करता, ना तरीके साहब उसको ऑन करने के लिए तैयार है, ना कोई और ऑन करने के लिए तैयार है। अगर वो अच्छा वाक़या होता तो ऑन करते। मैं तो पहले दिन से उसको कंडेम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी ज्यादती हुई है। अब मुझे बताएं कि जी आपने इन बच्चों को 10 महीने से रखा हुआ है। मेरा बेटा तकरीबन 8 महीने से है, बाकी तकरीबन 10-11 महीने से है। अब 10 महीने से आपके पास है और ये आप ज़हन में रखें कि ये वहां पे फिजिकल रिमांड पे है। फिजिकल रिमांड ये होता है कि नैब के कानून के अंदर जब इसको कानूनी प्रोटेक्शन दी गई कि आप 90 दिन के जिस्मानी रिमांड पे आप कर सकते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की 10 जगह ऑब्जर्वेशन है कि ड्रैकोनियन लॉ है 90 दिन के जिस्मानी रिमांड। जब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है और बच्चे हैं,
अब कोई बंदा उनके यहाँ दाद फरियाद किसको सुनाए? हसान से आपकी आखिरी कब मुलाकात हुई? हसान से मैं उसे आगे इसी को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ ताकि मैं कहता हूँ एक ही गो में आपके सवाल का जवाब आ जाए, सवाल करने की जरूरत ही ना आए। अब इसी गो में अब मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया। मेरे बेटे के ऊपर जब से गिरफ्तार किया तो पहले तो 2 महीने के बाद हमें पता चला कि जी वो मुलाकात के लिए टाइम मिला। हमें 2 महीने तक जो है इन्होंने बिल्कुल किसी डिसरिगार्ड था हर चीज के लिए, अदालतों के लिए भी, सब हर चीज के लिए। फिर शुरू हो गई मुलाकातें, फिर दरमियान में जनाब जब कभी हमारी मुलाकात बंद हो जाती थी। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि जी जब मुलाकातें हुई शुरू हुई तो ये पिछले ईद के बाद जुमेरात को मुलाकात हुई, हंसी खुशी। उस बेचारे मुझे कहा कि देखिए अब्बा जो है ना, जब आप कि अगली दफा जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो मैं रहा जाऊंगा कि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं साबित हुआ, मेरा केस मुकम्मल हो गया है, हियरिंग मुकम्मल हो गई है और ये 30-35 बंदे जरूर रहा करेंगे। आज तकरीबन हर बंदे का ये ख्याल था कि आज फिर एक अच्छा जेस्टर आएगा। हसान के खिलाफ जो इतने गवाह पेश हुए उन्होंने कहा हमने इसको वहां नहीं देखा, सारे एविडेंसेस थे कि वो 6 बजे के करीब पहुंच रहे शाम को, जबकि वाकया जो 2:30, 3:30, 4 बजे दोपहर का है। जब तक उसके बाद ये आनंद फानंद चीजें होती है, सब कुछ हुआ जैसे हुआ, बुरा हुआ लेकिन सेटल हो गया या नहीं हुआ उस वक्त तक। अब हमें पता चलता है जुमेरात को हमें इत्तला नहीं आई। हम फिगर आउट कर रहे हैं सारी फैमिली वाले उसके कि जी पता नहीं क्या वजह बनी है। इस नतीजे पहुंचे कि शायद कोई वजह बनी हो या कोई बात हो, उसे हसान ने कोई बदतमीजी कर दी हो, चलो, और कोई हमें कुछ बुरा नहीं मनाया हमने। ठीक है। अचानक जब लोग अपने बच्चों को मिल गए तो उन्होंने कहा जी वो तो 3-4 दिन पहले किसी और जगह शिफ्ट किया। तो जितने मुद्दे बातें सर, आज अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि आपका ये मामला हल किया जाए। अटॉर्नी जनरल साहब ने आपसे कोई राब्ता किया है? उन्होंने कहा है कि मुलाकात करवाएंगे कल भी जुमेरात है और जुमेरात मुलाकात का दिन है। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने ने कहा कि आप इनकी मुलाकात करा के 24 घंटे में हमें रिपोर्ट करें। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो उनसे राब्ता कायम करेंगे। लेकिन अगर फर्ज किया को नहीं कराते तो अब मुझे अदालत पे कोई कसूर नहीं होगा, अटॉर्नी जनरल पे कोई कसूर नहीं होगा। अच्छा सर, आपको बेंच पे तो कोई एतराज नहीं है? जिस तरह जस्टिस ख्वाजा साहब ने कहा कि 9 रुकनी बेंच बनना चाहिए, बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। मुझे बताएं कि ये ख्वाजा साहब ने बहुत अच्छा किया, ये लोग सारे टेक्निकलिटी में पड़े हुए हैं। आप पहले ये कहें जी आप 9 रुकनी बनाए, 6 रुकनी बनाए, इन बच्चों को तो कोई बाहर भेजे। अब देखिए एक बहुत बड़ा केस है, वो एक बड़ा इश्यू है, वो एक टेक्निकल इश्यू है कि आया 21D या जो भी है, जो कि आर्मी एक्ट है जिससे सिविलियन को सजा मिलती है, वो उन्होंने ऑल टुगेदर उन्होंने उड़ा दिया कि जी बिल्कुल किसी सूरत में 23 अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि कोई सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते। अब अगर उसको भाई आप ये जो बेचारे 85 बंदे पड़े हैं। अच्छा सर, इसमें ये जो सारा मामला है, इसमें आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी खत लिखा था, बहुत सारे सहाफ़ियों ने उस पर दस्तखत भी किए थे और उस पर मैंने भी दस्तखत किए थे। क्या उस खत का कोई जवाब आपको आया था उस वक्त? देखिए जी, उस खत के बाद ये तो हुआ कि हमारी मुलाकातें शुरू होगी। उस वक्त तो हमारी मुलाकातें भी नहीं करा रहे थे। ठीक। और हसान से जब भी आपकी मुलाकात हुई उसमें कोई कंप्लेन उसने की, कोई सलूक के हवाले से कि उसके साथ मुनासिब सलूक नहीं किया जा रहा? नहीं, देखिए अब ये इनके 2-3 स्टेशन होते हैं। पहले जहाँ पे स्टेशन ए पे था तो उसके बारे में तो अब मैं कुछ नहीं कहता हूँ, वो तो मैं अब मेरा ख्याल है कि अगली नस्लों को बता जाएंगे, क्योंकि जब जितना भी आप उसके बारे में कहें उतना आप जो है ना एक खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। लेकिन जो इस जगह बेजगह तो सारी चीजें सेटल हो गई थी, उनके ट्रायल हो चुके हैं। ठीक, उनके ऊपर अगर उनको फांसी की सजा मिलनी है या उनको उम्र कैद मिलनी है या उनको 40 साल की सजा मिलनी है या 10 साल की या 2 साल की या 1 साल की, वो फैसले हो चुके हैं। अच्छा सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आपने भी फरमाया कि कालादम करार दे दिया था जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच बना था, उसके फैसले के बाद भी ये लोग उसी अदालती तहवील में रहे, फौजी अदालतों की तहवील में रहे, इनको फिर भी नहीं छोड़ा गया। एक और जुल्म है कि 1.5 महीने बाद केस की सुनवाई हुई या रिव्यू पिटीशन जब हुई
तो 1.5 महीने तक तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नाफिज था। ठीक है, पर आपको उम्मीद है कि सर सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ मिलेगा, इसलिए कि मामला तो अब नहीं, इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट से मिलना होता तो मिल चुका होता। मेरा तो ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फौजी तहवील में रखने का हुक्म दे दी है, अमलन तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि वो फौजी तहवील में रह सकते हैं, उनको कह दिया आप मुकदमे चलाएं। डिसीजन अगर वो कह देते तो फौजी वो हमें वादा खाता है। बच्चे तो वहां के कह रहे हैं जी खुदा के वास्ते सुप्रीम कोर्ट को कहें कि हमारे फैसले फौजी अदालत दे ताकि हमें फिर जेलों में मुंतकिल करें। तो ये प्रोटोकॉल ये होते हैं कि जब वो फौजी अदालतें को फैसले सुनाती हैं तो फिर उनके जो कैदी होते हैं उनको जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। ठीक है, उनके पास जेल नहीं होती फौज के पास, हवालात होती है सर। चले, हम उम्मीद करते हैं कि कल आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, अटॉर्नी जनरल और हुकूमत इस मामले को देखेंगे। फैजुल्लाह नियाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल साहब, नून लीग से अली गौर बलोच साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शोएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली गौर और कादर मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और शोएब शाहीन साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। कादर मंदोखेल साहब, मैं आऊँगा उस दौरे पर भी जो आज वज़ीर आज़म साहब ने सिंध का किया और इत्तेहादियों के माबैन जो मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फौजी अदालतों का मामला आज सारा दिन मीडिया में भी रिपोर्ट होता रहा, सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी हुई। इस सारे मामले पे फौजी अदालतों में जो ट्रायल हो रहे हैं सिविलियंस के, उस पे एज ए जमात, बहसीत जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, एज ए जमात तो मैं तर्जुमान नहीं हूँ, एक अदना सा रुकन हूँ, लेकिन सिर्फ इतना आपको कहूँगा कि यकीनन पीपल्स पार्टी फ़ौजी अदालतों का या सिविलियन ट्रायल के ख़िलाफ़ है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं फिर 9 मई के हवाले से मैं अगर देख लूँ तो अगर सिविलियन कोई सियासी पार्टी उनको वरगला के, उनको इश्तियाल में ला के और कोर कमांडर हाउस पे, जिन्ना हाउस पे और कोर कमांडर की वर्दी को जिस तरह लेके वो बाहर आए और तोड़ फोड़ जलाओ गिराओ, तो फिर इसका ट्रायल कहाँ पे होगा? तो यकीनन एक हमारे पास एक और अदालत है जिसको एंटी टेररिस्ट कोर्ट कहते हैं, एक रेगुलर कोर्ट है, उसमें तो नहीं चल सकेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपके सामने है। और मैं थोड़ी देर पहले फैजुल्लाह नियाजी साहब को भी सुन रहा था, मुझे बड़ा अफसोस है और बड़ा हमदर्दी है उनके साथ, क्योंकि जवां बैठा है उनका, और जिस दिनों में ये टॉक शो में आता थे और यही बैठा बड़ा बढ़ चढ़ कर पीटीआई का साथ दे रहे थे और पीटीआई वाले वाह वाह कह रहे थे। अब आप मुझे बता दें, कई टॉक शो में किसी भी पीटीआई के रहनुमा ने या इवन 2.5 महीने से असम्बलियाँ चल रही है, किसी ने आवाज़ उठाई उस नौजवान के लिए, किसी ने बात की है उसके लिए? मेरे ख्याल में कल असेंबली में कराई गई है जो उनसे कल उनके एमएनएस ने जिक्र किया था असेंबली में, गुज़िश्ता रोज़ शायद उनका जिक्र हुआ है। अच्छा चलो, अगर किया है मेरी नज़र से तो नहीं गुजर रही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर इसका हल क्या है? इसका भी तो हल होना चाहिए। अगर पीटीआई वाले आवाज़ उठा रहे हैं सिर्फ एक शख्सियत के लिए, कि ठीक है उनका पार्टी का सरबराह है, मगर बाकी भी जो तो लोग हैं वो ख़वातीन भी तो जेल में हैं, आलिया और नहीं, बिल्कुल देखिए, सियासत के ऊपर ज़रूर तनकीद हो सकती है। इवन हफीजुल्लाह नियाजी साहब मेरे ख्याल में सबसे बड़े नाकिद हैं इमरान खान की सियासत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के। मैं एज ए प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा था कि आप समझते हैं कि ऑब्वियसली जिस तरह के वाक़यात हुए उसमें फिर बनता है कि रियासत ने अपनी रिट भी कायम करनी है और फिर फौजी अदालतों में मुकदमात चलने चाहिए। ये मुझे ये समझ आई आपके जवाब से, ये दुरुस्त है बात? जी बिल्कुल, मैंने आपके साथ बड़ी तफसील से बात की है कि अगर यकीनन सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल नहीं होना चाहिए और पीपल्स पार्टी कभी उसकी हिमायत नहीं करेंगी, मगर अगर फ़ौजी तनसीबात पे, कोर कमांडर हाउस पे जलाओ गिराव के इस तरह वाक़यात हो और वर्दी उछाल के बाहर आ जाए, तो ऐसी फिर क्या कहाँ चलेगा? मुझे खुद एज ए वकील समझ में नहीं आ रहे। और अच्छी बात है, पिछले हफ्ते यानी रमज़ान के आखिरी अशरे में जहाँ कोर कमांडर हाउस पेशावर जलाने के लिए PTI के कारकुन वहाँ जमा थे, और एक हफ़्ता पहले जो है ना, ईद से एक हफ़्ता पहले वहाँ वज़ीर आला बमाए काबीना वहाँ गए, ब्रीफिंग ली, हिदायत ली, अच्छी बात है। आप PTI वाले या शोएब शाहीन साहब कहेंगे सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है तो IG के साथ हो, सिक्योरिटी का मसला हो तो आपके दूसरे फोर्सेस के साथ हो, तो आपकी काबीना का क्या काम था वहाँ पे? तो ठीक है, अगर ये वापस गेट नंबर 4 की तरफ वो राग़िब हो गए तो अच्छी बात है। और इनकी जो तर्जुमान है वो उन्होंने तो क्लियर कट कहा है किसी चैनल में कि भाई हमें सियासी लोगों से कुछ नहीं मिलेगा, हमें
हमें तो मिलेगा इन्हीं फ़ौजियों से मिलेगा, इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट से मिलेगा। तो अब ये खुद मारदाड़ भी करते हैं, खुद रजू भी करते हैं, तो पीपल्स पार्टी बीच में क्या करेगी? चल, हम शोएब शाहीन साहब से भी इसका जवाब लेंगे, लेकिन अली गौर बलोच साहब, आपकी जमात का इस पे लगता है कि वाज़ेह मौक़िफ़ है, आप समझते हैं कि ये ट्रायल्स होने चाहिए फ़ौजी अदालतों में, एम आई राइट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि दुनिया में और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर के फ़ौजी अदालतें हैं, जिन मुल्कों में जमहूरियत है और जिनमें दहशत गर्दी के केस जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में और स्पेशल कोर्ट्स में होते हैं। इवन अमेरिका के भी, जो आपको याद है कि जब वो ट्रंप के हामियों ने हमले किए थे तो उनके केस जो थे वो ख़ास अदालतों में ट्रायल किए गए थे। इसके साथ साथ जो 9 मई के वाक़यात हैं, ये वही वाक़यात हैं जिनकी तरफ हम वक्तन फ़क्तन और हमारी लीडरशिप जो है वो निशानदेही करती आई है कि अगर ये जो जत्थे इकट्ठे हुए हैं जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है, जो पाकिस्तान के कानून और आइन को तस्लीम नहीं करते, ये सिर्फ़ और सिर्फ जब इनको इक़्तिदार होता है तो इक़्तिदार पर मुसल्लत होकर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करते हैं, पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाते हैं। यही लोग थे जो जलसों में पाकिस्तान के जलाने की बातें करते थे, जो लॉकडाउन्स किए, जिस तरह से फिर अभी कादिर मंदोखेल साहब बता रहे थे 9 मई के वाक़यात। आप देख लें कि जो पाकिस्तान का बड़े से बड़ा दुश्मन भी है, तो इंतहाई अफसोस होता है देख के कि वो रेडियो स्टेशन पेशावर का जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान किया गया था, ठीक है, उस रेडियो स्टेशन को आग लगाई। क्या सियासी कारकुन ऐसी हरकत कर सकते हैं? लिहाजा इन्होंने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है सियासी पार्टी का, उसकी आड़ में ये असल में मुल्क में फितना और इंतशार फैलाते हैं। इनके टारगेट्स और इनके वो जो सारी चीज़ें थी वो कुछ और थे, और वो फॉरेन फंडिंग केस, जिस तरह के इनको बाहर से जिन अकाउंट से पैसा आता रहा वो सारा सिलसिला, फिर उसके बाद आप देख लें कि इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद आज भी ये सिर्फ अगर बयानियां बनाते हैं तो यही बनाते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और फौज के खिलाफ हरदा सराई करते हैं कि शायद इस बहाने हमें वोट मिलेंगे, लेकिन आज भी ये पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है और उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मैं तो ये कहता हूं कि इन लोगों की आज पहले भी इनकी सहूलतकारी किसी न किसी तरह से किसी न किसी जगह से होती थी, आज भी हो रही है, और वो अनासिर आज भी मौजूद हैं जो इनकी सहूलतकारी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि जब तक वो कोई भी हो, मेरा मकसद बात करने का सिर्फ किसी एक पार्टी को टारगेट करना नहीं, मेरा मकसद ये है कि हमारी सियासत, हमारा सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के वजूद के साथ है। ठीक है, अगर कोई भी चीज पाकिस्तान के लिए खतरा बन जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें पाकिस्तान का मफाद हो तो उसके ऊपर सबका एक मौक़िफ़ होना चाहिए। दूसरी तरफ ये राय भी रखी जाती है कि 9 मई का जो बदकिस्मत वाक़या है उसके ऊपर कुछ सियासी जमातों ने सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये सारा मामला सियासत की नज़र हो रहा है। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब सिंध में गए, वहाँ पे वज़ीर आला सिंध ने कुछ गिले शिकवे भी किए, दीगर भी वहाँ पे हमने देखा कि ताजरों से भी मुलाकात हुई, हम स्टॉक एक्सचेंज को भी देख रहे हैं वो भी ऊपर जा रहा है, उसमें भी तेज़ी है। अब अगर कोई मसला हो सकता है हुकूमत के लिए तो वो सियासी मसाइल हैं, तो आप अपने इत्तेहादी का साथ देने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग ही गिले शिकवे करने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो हुकूमत मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी। नहीं जी, मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता हूँ, ये सियासी मसले नहीं हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म पिछले साल आया था एज़ PDM का जो वज़ीर-ए-आज़म था उस वक्त, उन्होंने बाकायदा वज़ीर-ए-आला हाउस में K4 मनसूबे का गालबन कुछ होते या 5वें मरतबा इसका इफ्तिताह हो रहा है, इफ्तिताह किया है, और वफाकी हुकूमत ने अपने हिस्से का पैसे नहीं दिए हैं। और फिर मेरे हल्के NA 249 जो पुराना नाम था नया 242 में, उसके लिए जो फ़ंड रोके गए और मेरे फ़ंड एज़ MNA मुझे आज तक नहीं मिले हो, और एज़ हारे कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून को 50 करोड़ आज भी मिले हुए हैं, यानी पिछले जो मिले हुए उसको कंटिन्यू किए, कल मुझे पता चला PWD की तरफ से। तो और फिर K4 मनसूबे के वाले जो पैसे थे, जो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म एक हमारे इत्यादी भी था और अभी भी है,
तो उस हवाले से अगर हमारी मेयर कराची की आपने कल तफसीली गुफ्तगू सुनी हुई है तो इससे फिर जारी बात है, फिर हम गिले शिकवे तो करेंगे ना। गो कि हमारी इत्यादी है, हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन गिले शिकवे तो हमारा हक है, ऐसे मुंह पे ताला लगा के तो नहीं बैठ सकते हैं। और यकीनन कराची शहर है जहाँ 2018 में इसको मैंडेट जो है ना वो पीटीआई के खाते में डाल दिया है, 2024 में ये मैंडेट जो है ना वो एमक्यूएम के खाते में डाल दिया है। तो आखिर ये सियासी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, ये क्या करेगी? ये काम करेगी तो वोट मिलेगा, काम करेंगे तो लोग भी आगेंगे। साहब, गवर्नर साहब का मामला भी आ रहा है कि वहाँ पे नून लीग अपना गवर्नर लाना चाह रही है, एमक्यूएम भी आपके इत्तेहादी तो हैं, तो ये भी तो एक मसला बनेगा वहाँ पे फिर। नहीं, वो तो खैर नून लीग के एक कोटे में है, वो एमक्यूएम को अपना देना चाह रहा है, इससे का गवर्नर या ख़ुद अपना गवर्नर लाना चाह रहा है, तो ये तो मुस्लिम लीग नून का टोटल है। पीपल्स पार्टी के पास तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की गवर्नरी है जो वो भी ताख़िर का शिकार है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तो नून लीग का टोटल है, वो जिसको मर्जी दे दे, लेकिन एमक्यूएम की तो कम से कम बिल्कुल नहीं दे। ना एमक्यूएम का मैंडेट है, ना उनके पास वोट है, इनके सारे के सारे MNMP जाली तरीके से आए और इनको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यकीनन मुस्लिम लीग नून का एक हिस्सा है और इनकी ब्लैकमेलिंग में भी नहीं आना चाहिए, और ना उनका वो टाइम है जो ब्लैकमेल कर सके। वरना नहीं थी, बड़ी कोशिश करनी थी उन्होंने नून पीपल्स पार्टी के साथ, यही मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सदर पाकिस्तान को वोट नहीं दिया और उन्होंने जिस तरह तमाशे किए है, लेकिन उनकी ब्लैकमेलिंग नहीं चल सकी। तो मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून भी इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी और अपना गवर्नर लाएगी। अच्छी बात है, सियासी पार्टी है, उनको अपना गवर्नर लाना चाहिए। हर सियासी जमात का ये हक। हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शोएब शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक शोएब शाहीन साहब। अब जो दोनों शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों दरीना सियासी कारकुन हैं, अली गौर बलोच साहब, कादर मंदखेल साहब, ये कहते हैं कि इन प्रिंसिपल तो हम फौजी अदालतों में नहीं चाहते कि किसी सिविलियन का ट्रायल हो, लेकिन जो कुछ आपकी जमात ने 9 मई को किया, फिर उसका और क्या हल है? ये मामला तो जाना था फौजी अदालतों में। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक प्रिंसिपली आपको आइन और कानून की पासदारी करनी है। मुझे बताएं, कत्ल से तो बड़ा जुर्म और कोई नहीं है ना। एक शख्स कत्ल कर देता है, 10 कत्ल कर देता है, उनको फौजी अदालतों में ले जाएंगे। आपने कानून के मुताबिक चलना है ना। कानून ये कहता है कि जब भी किसी के साथ भी कोई एक इशू होगा सिविलियंस का, कोई जुर्म करे, अगर कोई जुर्म करे, वो आप सिविलियन की अदालत में लेके जाएंगे। ये कानून का तकाजा है, ये आइन उनको प्रोटेक्शन देता है जज के अलावा। अच्छा मुझे बताएं, हम 10 बंदे खड़े हों, हमारे सामने किसी ने कत्ल कर दिया, क्या हम 10 बंदे मिलके उस कातिल को हम गोली मार देंगे या कानून के मुताबिक उसको चलाएंगे? हर जमहूरी और तहजीब याफ्ता मुल्कों में कानून की हुक्मरानी हुआ करती है और कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग होती है। ये सिविलियंस का फंडामेंटल राइट है कि अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा बने तो वो जमहूरी और सिविलियन जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जस्टिस सिस्टम है, उसके मुताबिक उनके खिलाफ आप केसेस चलाएं। ठीक है, हर जमहूरी मुल्क में ये होता है। ये कहीं नहीं होता कि आप सिविलियंस के ऊपर मुकदमा जो है वो जा करके मिलिट्री कोर्ट्स में कर दें। मिलिट्री कोर्ट्स के सिर्फ जो यूनिफॉर्म पर्सन्स हैं उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल हो सकता है। ये एक कानून और आइन की बात है। अब हम आगे चलते हैं 9 मई वाला। 9 मई के ऊपर हमने कब कहा है कि आप कुछ प्रोसीडिंग ना करें? वेरी सिंपल, हमने कहा है कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, लेट इट बी फाइनलाइज्ड वंस फॉर ऑल। पता क्या सर, जो 9 मई को वाकयात हुए तो वो तो देखे ना, पूरी कौम ने देखे, टीवी स्क्रीनों पे भी हमने वीडियोस वगैरह भी देखी, वो तो काबिल मजम्मत वाकयात है। इस तरह एहतजाज करना हर जमात का हक है, पर जाके किसी जगह पे हमला करना या किसी चीज को जलाना, इसकी तो आप मजम्मत करते हैं ना। सर अतर काज़मी साहब, बात 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है वाकया का होना, दूसरा है किसने वाकया किया, तीसरा है उसके ऊपर किसका क्या रोल बनता है। एहतजाज करने जाता है किसी भी जगह पे, वो मुजरिम नहीं है। मुझे बताएं, आईजी ने फोन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सबसे बड़ा हमारा मुजरिम है जी मुराद रास, आपके सामने ही है पिछले साल, और उसके बाद उसने कहा जी ये 27 कालें हैं उसकी, और एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अगले दिन से फरिश्ता बन जाता है। एक ही गाड़ी में एहतजाज करने जा रहे हैं खदीजा शाह, जो कि सियासी वर्कर भी नहीं थी, उसके साथ किसके साथ? अंदलीब अब्बास के साथ। अंदलीब अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक दिन के लिए जेल नहीं गई। खदीजा शाह 8 महीने रही। ठीक। आलिया हमजा, सनम जावेद
डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी एक जलाओ गिराव में शामिल नहीं है, कोई एक तो आप चाहते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और तफसीलन जो है सारे इन मामलात को देखा जाए। अच्छा, मैं ज़रा गुफ्तगू को थोड़ा सा जी मैं ज़रा गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अली गौहर बलोच साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जब कराची गए हुए थे तो बिज़नेस कम्युनिटी ने भी उनसे वहाँ पर गुफ्तगू की और एक तजवीज़ दी कि अडयाला के बासी यानी इमरान खान साहब से भी बात करें, भारत से भी ताल्लुकात बेहतर करें। मुल्क तब तक आगे नहीं चल सकता, चाहे मौशी तौर पर हो या सियासी तौर पर हो, जब तक इस तरह की ये सियासी हिजानी कैफियत रहेगी। तो क्या आपकी जमात के अंदर भी ये है कोई इस किस्म की सोच के बातचीत होनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि पहले मैं शोएब साहब की बात सुन रहा था और मैं उस पर थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ दूंगा। जी देखिए, गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने वाक़यात किए हैं उनको पूरी कौम ने देखा है और उनका सबसे बड़ा सरगुना जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में है। जब वो हाई कोर्ट में पेशी के लिए गए थे उससे पहले उन्होंने अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया था, बयान कह लें या एक वीडियो बनवा के वो वायरल की, जिसमें वो बिल्कुल ओपनली धमकी लगा रहे थे, कोई ढके छुपे अल्फाज में नहीं, कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या होगा। फिर जब उनको गुड टू सी यू कहा गया, वो हाई कोर्ट में बैठ के उन्होंने मीडिया से बात की, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा करेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो कुछ हुआ है और आइंदा भी यही कुछ होगा। तो उससे साफ पता चलता है कि ये करवाने वाला कौन है, करने वाले कौन है। इनको अब शुगर कोटेड बातों के जरिए इसको आप लेपा लापी मेरा ख्याल है करें तो वो मुनासिब नहीं है और उससे कोई इनके घिनौने जराइम छुप नहीं सकते। पहले भी दहशत गर्दों को आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में वो सजाएं नहीं दे पा रही थी, अदालती सिविल अदालतों को थ्रेट्स हैं। एक ख़ास हालात के अंदर कौमों को, मुल्कों को ख़ास कदम उठाने पड़ते हैं। जब मुल्क इतनी बड़ी दहशत गर्दी की लपेट में हो तो फिर इस किस्म के जो है मतलब है कि वो इक़दाम करने पड़ते हैं दहशत गर्दी से निपटने के लिए, ख़ुसूसी अदालतें, फ़ौजी अदालतें और अल्टीमेटली तो आपको पता है कि ये जो फैसले हैं ये फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने, अपीलें जानी है, सिविल कोर्ट्स के अंदर ही जाने हैं। दूसरा, आपने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कराची गए हैं और उनसे सवाल तो देखिए, हम तो बिल्कुल बातचीत पर यकीन रखते हैं। हमने तो उस वक्त भी बातचीत का कहा था कि जिस वक्त बासियत ऑपोजिशन हमें दीवारों के अंदर चुनवाया जा रहा था, उस वक्त भी हमने मिसाक मईशत पे बात की थी। उस वक्त कश्मीर का इशू बना, कोरोना का पेंडेमिक आया, हमारी पार्टी की लीडर नहीं, इसमें अली गौहर साहब अगर ब्रीफली आप बता सकें, एक तरफ आप उनको कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी दहशतगर्दी के जो है मास्टरमाइंड हैं, तो फिर तो उनसे बातचीत किस तरह करेंगे आप, जो इस तरह के जो लोग हैं? देखिए, बात ये है कि कोई भी अनासर देखे ना, ये कोई छोटा नहीं, उससे बड़ा जुर्म उनका ये है कि इन्होंने तालिबान के लोगों को छोड़ा अपने दौर में। आज वही लोग मुल्क में आपकी दहशतगर्दी कर रहे हैं। फिर हम जीरो पर आ गए। जितनी हमने वो ज़रबे आज की, जितना पाकिस्तान की कौम ने और उस वक्त की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे क़यादत और उस वक्त की फौजी क़यादत ने किया था, आज फिर इन्होंने उन दहशतगर्दों को छोड़ा। ये दहशतगर्दों के साथी हैं। इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि सियासी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए, और आज भी आप देख लें, ये इनके नज़दीक हर सियासी पार्टी का लीडर चोर, लुटेरा और पता नहीं किन किन नामों से ये पुकारते, और जो इनके साथ मिल जाए, वो चाहे परवेज इलाही हो, चाहे कोई और हो, वो फिर गंगा नहा कर आ जाता है और वो फिर बिल्कुल मतलब पर आप ये कह रहे हैं कि इन सारे मामलात के बावजूद जो है बेहतरी के लिए आप बातचीत के लिए तैयार? हम किसी भी सियासी सिस्टम के लिए हमारे दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन उसके लिए इनको ये जिन दरवाजों के अंदर जाना चाहते हैं, आपको पता है कि कोर कमांडर हाउस में जाकर आप भी इन्होंने मुलाकातें की हैं। ये एनआरओ मांग रहे हैं और ये मांग रहे हैं। ये मैं जरा शोएब शाहीन साहब से पूछता हूँ, एनआरओ क्या पूछता हूँ जरा, मैं वक्त की कमी है, मैं जरा कादर मंदोखेल बैलेट पर नहीं, ये बैलेट पर नहीं, ये बुलेट पर यकीन रखने वाले लोग हैं। चले, मैं जरा कादर मंदोखेल साहब से पूछूं ना, फिर मैं शोएब शाहीन साहब से भी इसका जवाब लेते हैं। कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए, गालिबन 4 मार्च को उन्होंने कोई कागजात वगैरह इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे, उसके ऊपर दोबारा एतराज़ हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने अब उनको नोटिस भी जारी कर दिया है।
आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बार बार इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो कोई मुबालगा है, और आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है कि इलेक्शन कमीशन जो है जो काम कर रहा है आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ इलेक्शन कमीशन के काम से, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं हमारे साथ ज़्यादती की है, कहीं नून लीग के साथ, कहीं पीटीआई के साथ की है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को दीवार से लगा है, ये थोड़ा थोड़ा हर किसी के साथ की है। मैं आपके सामने विक्टिम बैठा हूँ, ठीक है, तमाम सबूत के साथ। अच्छा, अब ये तो कि आप जो कह रहे हैं इंट्रा पार्टी पे, तो क्या अब तहरीक इंसाफ पे इतने बड़े बड़े टॉप के वकील मौजूद है, क्या ये इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकते? ये उनके साथ बैठते क्यों नहीं है कि बाबा आपके क्या क्या रूल्स है, अगर इनको नहीं पता है तो वो समझ ले, और ये तो घर के अंदर ही एक इलेक्शन होता है। आपको लगता है कि ये इनकी अपनी कोताही है, पीटीआई के वकला की कोई मतलब? देखिए, बड़ा आसान सा मामला है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी हर पार्टी से लिस्टें मांगती है, ये उनके साथ बैठ जाए कि बाबा हमने ऐसे कराया तो कैसे कराए, उनसे गाइडलाइन ले ले और गाइडलाइन के बाद इलेक्शन कराए। अगर वो रिजेक्ट होता है दोबारा कर लाए, तीसरी मरतबा कराए, चौथी मरतबा कर लाए, सारे लोग उनके अपने ही है। लेकिन उससे पहले जो सेगमेंट में जो बात हो रही थी फौजी अदालतों के हवाले से, मैं ये कहूँगा कि मुझे हफीजुल्लाह न्याज़ी की बात मुझे बड़ा, कल वो आज अदालत के सामने अबदीदा भी हो, यकीनन एक बाप है, हम भी एक बाप है, यकीनन जिसकी औलाद होती है उनको एहसास होता है, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के बाद वो ख़ुद तो आज भी फ़ौजियों के साथ मुज़ाकरात के लिए तरस रहे। 2 दिन से इनकी चेयरमैन की गौहर खान साहब की या दूसरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, हमें इतला नहीं है, बस इतला आ जाएंगे। भाई आप क्यों ये कहते हो कि हमें इतला नहीं है? आप बोले नहीं जी हमने तो करना ही नहीं है, हमारा तो ये सियासी पार्टियों के साथ उनने शर्त रखी है कि आप ये मैंडेट वापस कर दे, ठीक, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं जी बेताब है, बस नहीं हो रही है, आपको बता देंगे। बात सवाल ये है, और आज तो वो कौमी असम्बली में कल 4 बजे इनकी टाइम भी स्पीकर के साथ फिक्स हो गई है, 10 कमेटियां मांगी है, वहां तो कोई मसला नहीं है। और फिर उसके बाद सियासी बात पे फंड के लिए भी वज़ीर आला मिलते हैं वज़ीर आज़म से, यकीनन मिलना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों को इन्होंने मरवाया, जिन लोगों को जहन साजी किए, जिन लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको फौजी अदालतों की तरफ धकेल दिए, खुद मुज़ाकरात कर रहे, तो ये कौन सा तरीका है? ये लोगों को मरवाने का, लोगों को इश्तियाल में लाने का, और खुद जाके मुज़ाकरात करे, इन्हीं लोगों को डाल बना के। तो इसमें थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को उतना चाहिए। और अच्छा, पहले कहता था एक जुमला ले ले, जी जी ले, एक जुमला ले ले। बाजवड़ के इलेक्शन में जहां पीटीआई वाले कहते थे खान साहब कम्बा खड़े किए उसको वोट देंगे, वहां तो आपके कैंडिडेट को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिए। 27,000 के वोट से जो एक आजाद उम्मीदवार जिसका भाई कत्ल हुआ आपके दौर में, उसी इलेक्शन में जो खिलाफ खड़ा था, उसको टिकट नहीं दिया गया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इवन दो के खान साहब ने जिन लोगों से मुलाकात की थी जेल में, उसमें भी कहा गया था कि रेहान ज़ैब के भाई को अकोमोडेट करें, पर फॉर सम रीजन पार्टी ने नहीं किया। अच्छा शोएब शाहीन साहब, एक तो ये जो इंट्रा पार्टी वाला मामला है, ये आपकी लीगल टीम की कोताही है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इलेक्शंस करवाने, आप मुतमईन नहीं कर पा रहे इलेक्शन कमीशन को। और दूसरा कमेटियों की जो बात है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अब हामिद रजा साहब का नाम सामने आ रहा है, पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम सामने आ रहा था, तो क्या फैसला किया है जमात ने? देखें असर काजमी साहब, जहां तक रेहान ज़ैब का बात की गई उसके हवाले से तो मैं आपको बात कर लूं। मैंने खुद राइटिंग में अपनी पार्टी को कहा था कि जी एक सीट चूंकि रेहान ज़ैब शहीद हो गया, उसका भाई मुबारक ज़ैब खड़ा है, उसको दे दें, और एक किसी और भाई को दे दें। मगर बहरहाल पार्टी का एक फैसला था, उन्होंने दिया। लिहाजा ये जो कहा गया ना कि जी खंबा भी खड़ा करेगा उनको वोट मिलेगा, तो यूं समझे कि 2 खंबे खड़े थे, दोनों पीटीआई के थे, और मुबारक ज़ैब ने सीटें जीत के, आज भी मेरी बात हुई है, कल भी बात हुई थी, उन्होंने पार्टी के हवाले की है, उन्होंने इमरान खान को गिफ्ट किए हैं कि जी इमरान खान की फैसला है, और लिहाजा ज़ाहिर है उसके साथ हमदर्दी थी, पार्टी के वर्कर खड़े थे, उन्होंने दे दिए। और ये इलेक्शन कमीशन वाला मामला, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात है, देखिए इलेक्शन कमीशन ने तो मैं न मानूं की रट लगा रखी है। इलेक्शन कमीशन को ये मसला नहीं है कि इलेक्शन दुरुस्त हुए या नहीं हुए, उनको मसला पीटीआई से है। उनको प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने ड्राइंग रूम, जिन सियासी जमातों ने बैठ के सिर्फ लिस्टें दे दी, ड्राइंग रूम में बैठ के उनके इलेक्शन हो गए, वो तो दुरुस्त है उनकी नजर में। जिन्होंने बाकायदा इलेक्शन, ये 30वीं मरतबा है जो हमें एतराज लगा रहे हैं, जो बाकायदा इलेक्शन कराए हैं, मसला उनका ये था कि पहले ये है कि जनरल इलेक्शन से उनको आउट किया जाए, दूसरा उनका मसला ये था कि किसी तरीके से इनको ज़िमनी इलेक्शन से आउट किया जाए, और दोनों काम करने में वो कामयाब हो गए। अब तीसरा जो मरहला क्या होगा जिसके लिए हमें वो तंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता, मगर बात यह है कि वही इलेक्शन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का है वो दुरुस्त है, हमारा है तो वो खराब है।
और जो कुछ उन्होंने कहा पिछले इलेक्शन में भी हमने उसके मुताबिक किया, इस इलेक्शन में भी किया, उससे पहले वाले इलेक्शन में भी किया। मगर देखते हैं कि आप वो क्या फैसला करते हैं। अच्छा, ये जो PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला मामला है, पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम सामने आया, अब साहिबजादा हामिद रजा साहब का नाम सामने आ रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। देखें, दो फैसले पहले वक्त से पहले हो गए थे, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का, शिबली फराज का सेनेट में अपोजिशन लीडर का, वो फैसले हो गए थे। अब कमेटीज का फैसला ज़ाहिर है 1-2 दिन में उसके बाद ही होना था। वो खान साहब ने फैसला कर दिया है। हामिद रजा साहब बड़े डेडिकेटेड शख्सियत है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, और उन्होंने पार्टी का मुश्किल वक्त में साथ दिया। जिस तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास को एक रिस्पेक्ट दी गई, उनको सेनेटर बता के आपके सामने ही है, हालांकि 2 सीटें थी, सिर्फ एक हामिद खान साहब को दी गई और एक को दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, कादर मंदोखेल साहब और अली गौर बलोच साहब, आप तीनों शख्सियात का शुक्रिया। आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।